गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हम लोगों ने पढ़ा था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फेयर। इसको आप ध्यान से समझेंगे। बायोस्फेयर जो है, जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों मिलता है, वहाँ वो बायोस्फेयर होता है। मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पे लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो सिर्फ लिथोस्फेयर जहाँ है यानी कि लैंड है, वहाँ पे अगर हाइड्रोस्फेयर यानी पानी ना हो या एटमॉस्फेयर एयर ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नो, तो बायोस्फेयर नहीं होगा। मान लिया कि हाइड्रोस्फेयर है यानी वाटर, उसके अंदर अगर एयर नहीं है या लैंड नहीं है तो क्या लाइफ सर्वाइव कर सकती है? नो। क्या एयर में, एटमॉस्फेयर में लाइफ सर्वाइव कर सकती है? नहीं। तो जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी ज़मीन, पानी और हवा तीनों जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसे ही हम कहते हैं बायोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फेयर में एनिमल किंगडम होते हैं और प्लांट किंगडम होते हैं। अब हमें ये जानना है कि हैबिटेट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। सो बायोस्फेयर बड़ा पिक्चर हो गया, जिसमें कि जहाँ भी ये तीनों रिंग मिलते हैं और वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। उसके अंदर आता है इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर एरिया, और उसके अंदर आता है हैबिटेट। तो ये तीनों को का डिफरेंस हमें जानना और इसका मतलब समझना है। सो बायोस्फेयर तो हमने समझ लिया। इकोसिस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आपको फिर से समझाता हूँ। एक ऐसा पर्टिकुलर जगह, देखिए बायोस्फेयर कहाँ पे है? एक रेगिस्तान भी बायोस्फेयर है, क्योंकि वहाँ पे तीनों मिलते हैं और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एक समंदर भी बायोस्फेयर है, एक पॉन्ड भी बायोस्फेयर है, एक जंगल भी बायोस्फेयर है, और जो हम रह रहे हैं ये भी बायोस्फेयर है। लेकिन लाइफ पॉसिबल है। तो क्या हमें उठा के रेगिस्तान में डाल दिया जाए या समंदर में डाल दिया जाए तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नो। क्या समंदर के फिश को उठा के पॉन्ड में डाल दिया जाए तो सर्वाइव कर सकती है? नो, क्योंकि बायोस्फेयर तो है बट वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती है। जो वाटर है समंदर का, ओशन का, वो सॉल्टी है, और पॉन्ड का जो है वो फ्रेश वाटर है। तो एक फिश जिसे आदत है सॉल्टी वाटर में रहने की, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसको लाके हमने फ्रेश वाटर में रखा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई। उसको पता ही नहीं कैसे इसमें रहता है। यही इकोसिस्टम होता है। ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो भी बायोटिक एंड अबायोटिक, नॉन बायोटिक जो कंपोनेंट हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दैट इज इकोसिस्टम। जैसे कि पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, रिवर एक इकोसिस्टम है, जंगल एक इकोसिस्टम है, ओशन एक इकोसिस्टम है। ओशन में लाइफ है, वो बायोस्फीयर का पार्ट है। फॉरेस्ट भी बायोस्फीयर का पार्ट है, पॉन्ड भी बायोस्फीयर का पार्ट है, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करती है। बट जो ओशियन का जो वाटर है, उसकी जो ज़मीन है, और उसमें जो प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं, वो एक दूसरे के डिपेंडेंट रहते हैं। उनमें से किसी एक को अगर आप निकाल लेंगे तो उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, समंदर में कई जगह पे क्या होता है, समंदर में भी कहीं पे कोल्ड वाटर है, कहीं पे वार्म वाटर है, वो भी अलग अलग है। अगर कोल्ड वाटर उठा के वार्म वाटर में मिला दीजिएगा तो वहाँ के जो लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोबेबली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो इकोसिस्टम को कह सकते हैं माहौल, जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। हमें उठा के हिमालय में रख दिया जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, उसकी मिट्टी, उसका पानी, उसका जो प्लांट्स वगैरह हैं, उसमें फिश, उसमें फ्रॉग, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे पे जिंदा रहते हैं। प्लांट्स से उनको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप पॉन्ड का पानी निकाल दोगे, फिश मर जाएगी। फिश मरेगी तो फिर बाकी जो फिश को खाते हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जो कीड़े मकोड़े, उनका क्या होगा? तो ये कहलाता है इकोसिस्टम।
एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ के बायोटिक एंड नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के डिपेंडेंट रहते हैं। हैबिटेट वो इकोसिस्टम के अंदर आता है। जैसे एक बायोस्फीयर के अंदर कई सारे इकोसिस्टम है, उसी तरीके से एक इकोसिस्टम के अंदर कई सारे हैबिटेट हैं। हैबिटेट सिंपली मीन्स कोई भी प्लांट्स या एनिमल जिस जगह या जिस एरिया में सरवाइव कर जाता है उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग या एनिमल, कोई भी एनिमल या इंसान यहाँ पे रहता है तो ये उसका हैबिटेट है। लेकिन इकोसिस्टम हो जाएगा उस पर्टिकुलर पूरे एरिया की बात आ जाएगी। हैबिटेट सिर्फ उस पॉपुलेशन की बात हो रही। फ्रॉग का हैबिटेट है ये पॉन्ड, तो सिर्फ फ्रॉग की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर जिसमें कि फ्रॉग जिस पे सर्वाइव करता है, उस पानी की बात नहीं हो रही हैबिटेट में। उस फ्रॉग जिस कीड़े को खा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है इसमें हैबिटेट में। हैबिटेट हम सिर्फ उस फ्रॉग की बात कर रहे हैं जो कि इसमें रहता है, इसमें वो सर्वाइव करता है और उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है। दैट इज हैबिटेट। इकोसिस्टम हो जाएगा, उससे पूरी जुड़ी चीज़ें जो है, पूरा पॉन्ड का और बाकी फैक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड करना होता है। तो आई थिंक अगर आपको बायोस्फीयर, इकोसिस्टम और हैबिटेट का फर्क समझ में आ रहा है तो इट्स मोर देन एनफ। एक बार मैं फिर आपको एक रिपीट करता हूँ। बायोस्फीयर जो होता है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं और लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी इस पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही एक वजह है जिसकी वजह से ये जो अर्थ प्लैनेट है ये एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। अगर यह लाइफ पॉसिबल नहीं होती तो ये यूनिक प्लैनेट नहीं होता। बायोस्फीयर के अंदर आता है इकोसिस्टम, मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जो पूरा सरवाइव करते हैं, उस एरिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम के अंदर जो एक पर्टिकुलर कोई भी एक एनिमल या प्लांट ग्रो करता है उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग का, जिसकी वजह से सब सरवाइव कर रहे हैं, वो आजकल ख़राब हो रहा है। उसमें अगर आप डिस्टर्बेंस करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पूरे इकोसिस्टम पे उसका असर पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लिया कि हम पानी को पूरा निकाल के हम कहीं और डाल दें, तो अगर पॉन्ड का पानी ख़त्म होगा तो उसमें रहने वाले जो भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उन पर असर पड़ेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या उस पॉन्ड में हम लोग कीटनाशक या हैंडपम्प से पूरा जो भी केमिकल्स होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट के, वो जाके उसमें गिरता है, या किसी केमिकल, किसी फैक्ट्री का केमिकल जाके गिरता है, तो जो वाटर उसमें है पॉन्ड का, उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। और उसके ख़राब होने से, जो कि नॉन बायोटिक है ना जी, नॉन लिविंग है, उससे असर पड़ेगा उसमें रहने वाले जानवरों का, फिश का, और जो भी फ्रॉग या प्लांट्स हैं उनका, वो ख़राब हो जाएंगे। तो बैलेंस आजकल ख़राब हो रहा है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो उससे, फॉरेस्ट के काटने से, वो ये हमारा इकोसिस्टम है। आप प्लांट्स काटेंगे, टाइम पे बारिश नहीं होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसका असर डायरेक्ट हमारे ऊपर होगा। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? जब प्लांट्स को हम ज़्यादा काटेंगे, प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना जी, ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास बात है कि वो हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उस हीट को अपने अंदर रखता है जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पूरे दुनिया में जो हीट का ऑब्जॉर्ब करता था कार्बन डाइऑक्साइड अब ज़्यादा करेगा, यानी पूरी दुनिया में गर्मी पूरी बढ़ जाएगी। तो पूरे दुनिया में एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से जो पूरे दुनिया का जो गर्मी है वो एक साथ बढ़ गया है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल, पूरी दुनिया, वार्म मतलब गर्म, है ना। तो पूरी दुनिया में जो एक साथ गर्मी बढ़ गई है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने की वजह से, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि अर्थ के लिए ठीक नहीं है।
ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समंदर का सी का लेवल बढ़ेगा, तो उसमें फिर बाकी के लैंड उसमें चले जाएंगे। इसके अलावा बेटाइम की बारिश होगी, फिर ज़्यादा गर्मी होगी तो बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, जैसे बहुत सारे वायरस है, वायरल डिजीज़ बहुत सारे हैं, जैसे डेंगू वगैरह है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत जगह पे फैलना शुरू हो गया है। इवन कि तिब्बत तक, जहाँ के ठंडे इलाके में डेंगू नहीं हुआ करता था, पहले ये दिल्ली की बीमारी मानी जाती थी, अब पटना सिवान तक में हो रहा है। तो ये सब है ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का हम बैलेंस नहीं बना रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को यूज़ करने के चक्कर में जंगल काट दो, पेड़ काट दो, सब खत्म कर दो, ऐसे नहीं होता। नदी, पहाड़, जंगल, इंसान, सबका एक बैलेंस होना ज़रूरी है। इकोसिस्टम मेंटेन रहना चाहिए, तब जाके हम सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ये आपका होमवर्क है कि 7 कॉन्टिनेंट को याद करेंगे और उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि मैप पे किधर है, ठीक है। तो ये जैसे लेफ्ट में सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, फिर सेंटर में आ जाए, ऊपर क्या है? यूरोप, नीचे क्या है? अफ्रीका। फिर राइट पे पूरा जो सबसे बड़ा ऊपर एशिया, और कितने में 2 4 5, ओके, और छठा नीचे ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा ये अंटार्कटिका है। तो ये जो बर्फ वाला इलाका है, तो ये आपको लोकेशन याद करना है और कितने कॉन्टिनेंट और कितने ओशन है ये याद करना है। तो इसमें आपको जो नोट्स स्पेशली बनाना है बायोस्फीयर, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम का, इसका डिफरेंस लिखना, दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आनी चाहिए, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी है। थैंक यू वेरी मच।